बुलेटिन में खुश आमदीद। कौमी असम्बली तहलील होने के करीब पीडीएम में फूट पड़ गई। दुबई में नवाज ज़रदारी मुलाकात पर फजलुर रहमान नाराज हो गए। कहा, मुलाकात से पहले पीडीएम को कुछ बताया न बाद में एतमाद में लिया। क्या हुकूमत सिर्फ तनकीद के लिए है? पेशावर में सहाफियों से बात करते हुए इंकशाफ किया कि जेयूआई तहरीक अदम एतमाद के बजाय सड़कों पर आकर पीटीआई हुकूमत को घर भेजना चाहती थी। इत्तेहाद कायम रखने के लिए हुकूमत गिराई। हुकूमत के आखिरी दिनों में इत्तेहादियों में फूट पड़ गई। आसिफ जरदारी ने शिकायतों का पुलंदा लेकर दुबई में नवाज शरीफ से मुलाकात की और जरदारी नवाज मुलाकात पर मौलाना फजलुर रहमान नाराज हो गए। सदर पीडीएम ने एतराज उठाया है। दुबई मुलाकात पीडीएम का एतमाद में लेकर होनी चाहिए थी। मौलाना कहते हैं, दुबई मुलाकात से मुताल्लिक अब तक पीडीएम का एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमत क्या सिर्फ तनकीद के लिए है? एतमाद में लेना चाहिए। जेयूआई ने इत्तेहाद कायम रखने के लिए पीटीआई की हुकूमत गिराई। जेयूआई का मौक़िफ़ था तहरीक एतमाद न लाएं, सड़कों पर आकर हुकूमत को मुस्ताफी होने पर मजबूर करें। चेयरमैन पीटीआई ने मुझे वजीर आजम के लिए वोट दिया। उस वोट के बावजूद मैं इलेक्शन नहीं जीत सका था। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि फैज हमीद ने मुझे मुलाकात के लिए बुलाया, लेकिन मैं नहीं गया। फैज हमीद खुद मुलाकात के लिए आ गए। मुझे 3 ऑप्शन दिए थे। फैज हमीद ने कहा, आपको सेनेटर फिर चेयरमैन सेनेट देखना चाहता हूँ, आपको सिस्टम के साथ चलना होगा। मैंने फैज हमीद को साफ इनकार कर दिया। इसके बाद अपोजिशन तकसीम कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई ने IMF को खत लिखा, कर्ज प्रोग्राम मंजूर न करें। IMF टीम मिलने गई तो चेयरमैन पीटीआई ने मुआहदा तस्लीम कर लिया। दुबई में मीटिंग 2 बड़ी जमातों के दरमियान थी। जरूरी नहीं मीटिंग में हर शख्स शामिल हो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा, पीटीआई को अदम एतमाद के बाद असेंबली में बैठकर अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए था। जो दुबई में मीटिंग हुई है वो 2 बड़ी जमातों की मीटिंग हुई है, मियां साहब की और जरदारी साहब की। उसमें मौलाना साहब नहीं थे, लेकिन मेरा ख्याल है वो मीटिंग सिर्फ इस हद तक 2 जमातों तक महदूद थी। आपस में बहुत सी मुशावरत होती है, हर मीटिंग में हर शख्स शामिल नहीं होता, क्योंकि बहुत तय होना बड़ा जरूरी था कि क्या असेंबलियां सही तहलील की गई, आइन के मुताबिक की गई। उनकी अपॉर्चुनिटी थी कि वो हाउस में बैठते, उनकी जिम्मेदारी थी। वो हार गए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अपोजिशन में बैठते, बहुत बड़ी तादाद थी बैठती अपोजिशन में, अपना किरदार अदा करते। और दुबई में जरदारी नवाज बाज़ाब्ता मुलाकात हुई भी या नहीं? पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा ला इल्म कहते हैं, दुबई मुलाकात का कोई फैसला सामने आए तो उस पर गिला करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम से शिकवा किया है, जिससे शिकवा किया गया है वो जवाब दें। तो ये भी खबर नहीं है कि कोई मुलाकात प्रॉपरली हुई भी है कि नहीं हुई है, तो किसी के पास उसका एजेंडा नहीं है कि वो क्या डिस्कशन हुई है। अभी तो यही पता नहीं कि वहाँ कोई डिस्कशन हुई है। अगर कोई डिस्कशन हुई है और मौलाना फजलुर रहमान साहब उस पर गिला कर रहे हैं तो उनका ये गिला हो सकता है। अगर कोई फैसला ऐसा हो जो सामने आए जिसका ताल्लुक मौजूदा हुकूमत से हो या आइंदा के लिए किसी फैसले के साथ हो, तो फिर उस पर बात हो सकती है, उनकी बात में वजन हो सकता है। उन्होंने पीडीएम से बात की है, हम तो पीडीएम का हिस्सा है नहीं, हमसे तो उन्होंने गिला किया नहीं। जिनसे किया है वो जवाब दे लें। एतराज दुबई में होने वाली मुलाकात पर नहीं, एतराज मुलाकात से ला इल्म रखने पर है। दुबई में फैसला पाकिस्तान और पीडीएम का फैसला नहीं होगा। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला कहते हैं, मुलाकात की खबर मीडिया के जरिए मिली। जेयूआई पीडीएम की अहम जमात है, इसे किस तरह नजरअंदाज किया जा सकता है? निगरान सेटअप और दीगर मामलात पर एतमाद में लेना चाहिए। शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज, इनकी मुलाकातें रोज अव्वल से दुबई में जो मीडिया पर हम सुन रहे हैं, निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, असेंबली की क्या नौबत होगी, क्या हिकमत अमली होगी, हमारा कोई एतराज नहीं है कि पीपल्स पार्टी से क्यों मुशावरत ना हो। जमीयत उलमा इस्लाम को आपने क्यों बाहर रखा? मैं पीपल्स पार्टी से गिला नहीं करता, मैं परमानेंट से पूछ रहा हूँ कि पीडीएम में सबसे दूसरी बड़ी पार्टी जिसकी बहुत बड़ी जद्दोजहद है वो जमीयत उलमा इस्लाम है। आपने उनसे पूछा? जब नहीं पूछते हैं तो भी फैसला दुबई में होगा, वो फैसला पाकिस्तान का नहीं होगा, न पीडीएम का होगा। दुबई में जो भी फैसला परमानेंट करेगी जमीयत उलमा इस्लाम, उस फैसले की पाबंद नहीं होगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यूनान के समंदर में कश्ती गर्क नहीं हुई, डुबोई गई। एक जहाज ने आगे से रस्सा लगाकर खींचा तो बैलेंस आउट हो गया। कश्ती बिल्कुल सीधी हुई और डूब गई। यूनान की नेवी तमाशा देखती रही, बचाने नहीं आई।
یونان کشتی حادثے میں معجزاتی طور پر بچ جانے والے گجرات کے عثمان صدیق نے گھر پہنچ کر ARY نیوز کو ساری کہانی سنا دی. بتایا کشتی پر 7-8 فیملی سمیت 750 لوگ سوار تھے. ان میں 350 پاکستانی تھے. 12 پاکستانیوں سمیت صرف 104 افراد بچ سکے. مئی کی یعنی کراچی سے ہماری فلائٹ تھی. دبئی لے کر گئے ہیں, ادھر سے مصر میں لے گئے ہیں, ادھر 3-4 گھنٹے ادھر اسٹے ہم نے کیا. اس کے بعد سر ہمیں لیبیا لے گئے ہیں بائی ایئر. پہلے بھی موجود تھے ہمارے پاکستانی بندے ادھر موجود تھے. تقریباً ایک چھوٹا سا کمرہ تھا, اس میں 150-150 بندہ انہوں نے بٹھایا ہوا تھا. 1.5 مہینے بعد ہمیں ادھر سے ٹیکسی میں بٹھا کے ہمیں تبرک شہر لے گئے. تبرک شہر ہم تقریباً 3 ہفتے ادھر رہے ہیں. نہ ہمیں کھانا ملتا تھا نہ پانی. سر درمیانی رات تھی, ہمیں بوٹ میں بٹھا کے 20-20 بندے ادھر سر ہمیں ادھر آگے بڑے شپ میں انہوں نے ڈالا. 300-400 بندے کی کیپیسٹی تھی, لیکن انہوں نے 750 بندہ ادھر انہوں نے بٹھایا. 200 بندہ تہانے میں موجود تھا. تقریباً 6 دن ہمارا شپ چلتا رہا. ہم اٹلی کے پانی میں موجود تھے. پیچھے سے ایک نیوی کا شپ آیا, اس نے رسا ڈال کے ہمارے شپ کو آگے سے کھینچا, جس کی وجہ سے ہمارے شپ کا بیلنس آؤٹ ہو گیا. 1 یا 2 منٹ لگا, جس کی وجہ سے ہمارا شپ ڈوب گیا. گوتے کھانے لگے, ہمیں نہیں پتا چلا کون کی طرف. ہم دیکھتے تھے لاشیں وغیرہ, چھوٹے چھوٹے بچوں کی, 6-6 7-7 ماہ کے بچے تھے, ان کی لاشیں تھیں. اس کے بعد شپ جو ہے نا ایسے سیدھا ہو گیا, ایسے سیدھا گہرائی میں چلا گیا. جو ہمارے تہانے میں پاکستانی بندے تھے وہ اندر ہی بیچارے مر گئے. ہماری آخری امید یہی تھی کہ جو آگے شپ کھڑا ہے نیوی کا, یعنی اس تک ہم پہنچ جائیں, لیکن سائڈوں پہ لاشیں وغیرہ دیکھ کے ہماری کوئی حالت نہیں تھی. تیز پانی تھا, لہروں کی وجہ سے ہم گوتے کھا کر برا حال تھا. ویسے بھی 6 دن ہم نے نہ کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا. کمزوری اتنی ہو چکی تھی کہ ہم 2 منٹ نہیں سے تیار تھے. جب ایک چھوٹا سا لکڑی کی یعنی پھٹی مجھے ملی, میں نے اس کو اپنی ٹانگوں میں لے لیا. اس کے سہارے سے 2 منٹ یعنی 3 منٹ یعنی میں نے خود کو ریلیکس کیا. رات کا 11-12 کا ٹائم تھا. صبح سر تقریباً فجر کی تھوڑی روشنی ہوتی ہے, اس ٹائم یہ ہمارے پاس آئے ہیں, انہوں نے بڑے شپ میں ڈالا. اس کے بعد سر تقریباً ہم 102 بندہ جو بچے تھے, دوسرے سارے بیچارے مار گئے تھے. صرف 12 پاکستانی بچے 350 میں سے. اگر انہیں ڈبویا نہ ہوتا تو یہ دور کھڑے ہمیں دیکھتے نہ رہتے. جو بندے مر رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچے پانی میں, ان کو آپ ریسکیو کر لیتے. تو وہ جب تھوڑی روشنی ہوئی ہے, اس ٹائم یہ ہمارے قریب آئے ہیں, آ کے ہمیں ریسکیو کیا. اس سے پہلے نہ نزدیک آئے, تقریباً 4-5 گھنٹے اس بات کو گزر چکے تھے. کچھ تراکی کی وجہ سے بچ گئے تھے, کچھ پتہ نہیں. حالانکہ ایک پاکستانی ہمارا سیالکوٹ جو لڑکا ہے رانا حسنین, اس کو تراکی بھی نہیں آتی سر, وہ بھی بچ گیا. ابھی آپ سے کسی نے حکومتی لیول پر کسی نے رابطہ کیا ہے؟ ادھر تو کوئی نہیں آیا. جو لواحقین جن کے بچے وغیرہ مر گئے اندر, وہی تقریباً 50-50 60 فیملیاں ڈیلی کی آ رہی ہیں. مجھے تقریباً آج 4تھا دن ہے, صبح سے شام تک ان کو بس بتا رہا ہوں کہ آپ کا بچہ ہے تھا یا نہیں. ایجنٹ کو 24 لاکھ روپے دیے. یونان حادثے میں بچ جانے والے گجرات پولیس کے ملازم عثمان صدیق نے بتایا, ایجنٹ آصف سنیارا کے بھائی کو رقم دی. لیبیا میں اب بھی 15 سے 20 ہزار پاکستانی ہیں. وہ وطن واپس آنا چاہتے ہیں, لیکن ایجنٹ نہیں آنے دیتے. کشتی کو کوئی تربیت یافتہ نہیں, 3 اناڑی سنبھال رہے تھے. FIA نے یونان کشتی حادثے میں ملوث ملزم محمد سلیم کو گجرات سے گرفتار کر لیا. ترجمان FIA کا کہنا ہے کہ ملزم یونان کشتی حادثے کے مرکزی ملزم آصف سنیارے کا بھائی ہے. ملزم نے متعدد پاکستانیوں کو غیر قانونی راستے سے یورپ بھجوانے کے لیے کروڑوں روپے لیے تھے. ملزم کے خلاف 9 مقدمات درج ہیں. ملزم سلیم ہنڈی و حوالہ کے ذریعے اپنے بھائی آصف سنیارے کو پیسے بھجواتا تھا. مرکزی ملزم آصف اس وقت لیبیا میں ہے. بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. وزیراعظم شہباز شریف کی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر پر قاتلانہ حملے کی سوشل میڈیا مہم کی مذمت. کہا 9 مئی کے یوم سیاہ کے لیے بھی ایسے ہی ذہن سازی کی گئی تھی. چیئرمین PTI آرمی چیف کے خلاف بدنیتی پر مبنی مذموم مہم میں مصروف ہیں. سپہ سالار کو قاتلانہ حملے کی دھمکی دینے کے لیے پراکسیز کے استعمال کی چال بے نقاب ہو چکی. چیئرمین PTI اقتدار میں واپسی کے لیے کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم نے متعلقہ اداروں کو میڈیا مہم چلانے والوں کے خلاف قانونی اقدامات کی ہدایت کر دی. وزیر اعظم شہباز شریف کی چیئرمین PTI پر کڑی تنقید. ٹویٹر بیان میں کہا, سابق وزیر اعظم آرمی چیف کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم میں مصروف ہیں. اقتدار میں واپسی کے لیے وہ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن عوام اور سیاسی جماعتیں آرمی چیف کے وقار اور عزت کو مجروح کرنے کی سازش ناکام بنا دیں گی. شہباز شریف نے ٹویٹر پر لکھا, آرمی چیف کو قاتلانہ حملے کی دھمکی دینے کے لیے پراکسیز کا استعمال کرنے کی چال بے نقاب ہو چکی. عوام اور تمام سیاسی جماعتیں آرمی چیف
और मुसल्लह अफवाज के पीछे चट्टान की तरह खड़ी हैं। पहले अपने बयान में वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था 9 मई के स्याह दिन के लिए भी ऐसे ही जहन साजी की गई थी। इदारों और वतन अजीज के खिलाफ हर साजिश कुचल देंगे। फौज और इसके सरबराह के खिलाफ मीडिया मुहिम आजादी इजहार नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ साजिश है, जिसे पूरी कुव्वत से रोकना कानूनी फर्ज है। मायूस अनासिर को बौखलाहट और मायूसी में मुल्क में नया बहरान पैदा नहीं करने देंगे। और वफाकी वजीर एहसन इकबाल का चीन से मुतालिक दावा दुरुस्त नहीं। चीनी सफीर ने ARY न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात की हुकूमत हो फर्क नहीं पड़ता, चीन की पॉलिसी एक जैसी रहती है। उन्होंने PTI दौर में CPAC की रफ्तार को इत्मीनान बख्श करार देते हुए कहा था कि कोरोना के बावजूद CPAC की समत दुरुस्त रही। चंद अनासिर CPAC से मुतालिक गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं। चेयरमैन PTI को जिसने मुसल्लत किया था उसको भी कसूरवार समझता हूँ। फैज हमीद समेत सबका एहतसाब होना चाहिए। ANP रहनुमा अमीर हैदर होती का हारून बलोर की बरसी से खिताब, कहा PTI को सियासी पार्टी नहीं मानता। आपके बेटे लंदन में बैठे हैं और दूसरों के बच्चों को कहते हो हमला करो। इमरान जिम्मेवार न गणम दा चिक्कमो कसानो वाला बक्सी डके कड़वे जा गम जिम्मेवार गणम दा चिच्चा पदे कौम मुसलत कड़ो जा गम जिम्मेवार गणम जवेम तश्ते इमरान एहतसाब नरे पकार बल्कि द पाशान वाला कर द फैज हमीद पोरे द टोला एहतसाब पकार दे। अपने बेटे बैठे हैं आपके लंदन में और कौम के बेटे को कहते हो कि जाकर कोर कमांडर के घर पे हमला करो। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर देंगे आपको घोटकी से, जहां पे मुसल्लह अफराद की 2 दुकानों पर अंधाधुंध फायरिंग। आमिर चन्ना से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी आमिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, कबायली जो है दहशतगर्दी के नतीजे में घोटकी शहर के इंतहाई मसरूफ मोहल्ले अनवराबाद में नामालूम मुसल्लह मुलजमान ने 2 दुकानों पर फायरिंग करते हुए सावंत कबीले के वाबस्ता अफराद जो हैं उनके दुकानों पर हमला किया है, जिसमें शदीद फायरिंग के नतीजे में 10 साला बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि हमलावर मुलजमान जो है वो फरार होने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक जो जाँ बहक होने वाले अफराद हैं उनकी लाशें जो हैं वो सिविल अस्पताल घोटकी मुंतकिल की गई हैं। पुलिस के मुताबिक हमलावर मुलजमान का ताकुब किया जा रहा है। ठीक है, हमलावरों का ताकुब किया जा रहा है। इस हवाले से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। झेलम GT रोड पर होटल में सिलेंडर धमाका, 2 मंजिला इमारत जमी बोस हो गई, 6 अफराद जाँ बहक 10 जख्मी हो गए। 11 घंटे बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 2 से 3 अफराद मलबे तले दबे होने की इतलात है। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि सिंध धरती माँ नहीं, धरती माँ सिर्फ पाकिस्तान है। अवामी जरूरियात और आबादी के लिहाज से सूबे बनने चाहिए। सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने वाला सबसे बड़ा गद्दार है। डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन है, हम सूबों को महज एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट समझे। ये धरती माँ नहीं है, धरती माँ पाकिस्तान। जो कोई भी सूबों की तकसीम को गद्दारी कहता है उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। बढ़ाया जाना जरूरी है, वो सूबे को सूबा नहीं किसी देश के ख्वाब के तौर पर जिंदा रखना चाहिए। मेयर बन जाने से शहर का मालिक नहीं बन सकता। 15 साल से शहर के सारे वसाइल, सारे इख्तियारात किसी भी वजह से एक जमात को दे दिए गए हैं, जो 50 साल से, जिसके बाद कराची का कोई मैंडेट ही नहीं रहा। सवाल जमात इस्लामी से बनता है, PTI से बनता है। आपने 100 यूसियों की डकैती के बावजूद इस इंतखाबात को इंतखाबात तस्लीम कैसे कर लिया? अब भुगती है आप। जब MQM नहीं थी तो पीपल्स पार्टी कराची में मौजूद थी। सेनेटर वक़ार मेहदी का खालिद मकबूल सिद्दीकी को तुर्की ब तुर्की जवाब। बोले, खालिद मकबूल ये बात जहन नशीन कर लें कि मुर्तज़ा वहाब कराची के मेयर हैं। शहर कायद के बासियों को आज़ादी मिल चुकी। वो जमाना गुजर गया जब वोटर से कहा जाता था आपका वोट डाला जा चुका। और शहरी इक़्तिदार के तफरीही मकामात पर शहरियों की बड़ी तादाद जमा है। सुहाने मौसम के साथ बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां भी तफरीही मकामात का रुख करके मनाई जा रही हैं। फातिमा बुतूल की रिपोर्ट।
का खूबसूरत तफरीही मकाम दामने को वीकेंड के साथ साथ खुशगवार मौसम में खूब पुरौनक हो गया है। शहरी किस तरह से मौसम और वीकेंड को एंजॉय कर रहे हैं, आइए जानते हैं। मौसम को देख के दिल थोड़ा सा ऐसा बेईमान हुआ है कि एक कप चाय का और 7 पकौड़े वगैरह हो। मैं सरगोदा से अपने वेकेशन यहाँ पे गुजारने आया हूँ। काफी मजा आ रहा है यहाँ पे, इस्लामाबाद को देख के काफी अच्छा लग रहा है। I love it here. It's great. I love Pakistan. We're coming to visit. We are doing tourism and meeting new people, and we're enjoying the culture, and the weather here is better than ever. सबसे ज्यादा इसमें मजा आता है कि यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि वो जो है ना अपने बच्चों को जो है ना विजिट के तौर पे ले जाए। अच्छा मौसम। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।